Hello friends, in this video we are going to deal about this dimensional analysis and hydraulic similitude. Okay, कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हम लोग, तो वो है डायमेंशंस ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, डायमेंशनल होमोजेनिटी, एंड this is very important topic from the point of view of your exam, that is Buckingham pi theorem. Okay, first of all we should know what are the fundamental dimensions. Fundamental dimensions मतलब क्या होता है कि ये m stands for your mass, L stands for your length, and T is nothing but your time. Okay, so all these are our fundamental dimensions, but in case we are given with the heat in our fluid mechanics problem, so that time we should know what is the fundamental dimension for it, that is temperature. Okay, so we can consider temperature as a fundamental dimension. Then secondary और derived quantities क्या होती है, तो सेकेंडरी या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज वो क्वांटिटीज होती है जिसको हम कहाँ से डिराइव करते हैं, फ्रॉम योर फंडामेंटल डायमेंशंस. जो फंडामेंटल डायमेंशंस है एम एल टी, तो उसको हम एक तो मल्टीप्लाई करेंगे या फिर डिवीजन करेंगे उनका, और जो नया वाला जो न्यू आपको कुछ डायमेंशन मिलेगा या फिर क्वांटिटी मिलेगा, वो होता है आपका सेकेंडरी या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज. ओके, तो सेकेंडरी और डिराइव्ड क्वांटिटीज के कुछ एग्जांपल्स आपको यहाँ पर देखने मिल सकते हैं. जैसे हम वेलोसिटी को किससे डिनोट करते हैं, इट इज डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. ओके, डिस्टेंस पर यूनिट टाइम, तो उसका फंडामेंटल डायमेंशन या फिर उसके डायमेंशंस क्या हो गए. ओके, क्या होगा, एल मतलब मीटर पर सेकंड, उसका डायमेंशन होता है मीटर पर सेकंड. सो मीटर को हम क्या लिख सकते हैं, एल, और सेकंड को क्या है हमारा ये टाइम. तो अगेन एम और एल यहाँ पर दो, सॉरी एल और टी, ये दो डायमेंशन आपको यहाँ पर दिखाई पड़ रहे हैं. ओके, वॉल्यूम की अगर बात करेंगे तो वॉल्यूम में कौन कौन से डायमेंशन आ जाएंगे आपके. वॉल्यूम का डायमेंशन क्या होता है आपका, सॉरी डेंसिटी का डायमेंशन अगर देखते हैं हम लोग, सबसे पहले डेंसिटी देख लेते हैं. डेंसिटी का डायमेंशन क्या आ जाएगा आपका, उसका फॉर्मूला क्या होगा, मास अपॉन वॉल्यूम. तो मास अपॉन वॉल्यूम मतलब क्या हो जाएगा, केजी पर मीटर क्यूब. तो केजी को हम लिख सकते हैं एम, और ये जो एम है आपका मीटर क्यूब वाला, उसको लिख सकते हैं हम लोग L⁻3. तो इस तरीके से ये इसका क्या बन गया, एक तरीके से सेकेंडरी या फिर डिराइव्ड क्वांटिटीज बन गया है. कहाँ से लिया है हमने, ये फंडामेंटल डायमेंशन से कुछ नया वाला क्वांटिटी बनाया, उसको नाम दे दिया डेंसिटी. ओके, ऐसे बहुत सारे आपको एग्जांपल्स आगे देखने मिलेंगे, और इसी के ऊपर ये पूरा चैप्टर बेस्ड है आपका. अब आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका वो देख लेंगे एक बार. डायमेंशनल होमोजेनिटी, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जा चुका है. डायमेंशनल होमोजेनिटी ये क्या होता है, तो उसके बारे में डिस्कस करते हैं. ओके, डायमेंशनल होमोजेनिटी मींस डायमेंशंस ऑफ ईच टर्म्स इन इक्वेशन ऑन बोथ साइड्स. ओके, ऑन बोथ साइड्स इज इक्वल. ओके, सपोज अब ये आपके पास कुछ वेलोसिटी का इक्वेशन देकर रखा है, v इज इक्वल टू √2gh. अब ये v का मतलब वेलोसिटी का डायमेंशन क्या होता है, सबको पता है क्या आ जाएगा, ये m और s मीटर पर सेकंड. अब इसके राइट हैंड साइड में ये जो क्वांटिटी दिया हुआ है, अगर इसका डायमेंशन आपको फंडामेंटली अगर आपने इसको डिराइव करना चाहा, तो क्या आ जाएगा, ये मीटर पर सेकंड का, मीटर को हम लिख सकते हैं l और सेकंड को लिख सकते हैं t. तो ये क्या बन जाएगा, L⁻⁻1. तो ये जो L⁻⁻1 है, तो ये आपका हुआ इस इक्वेशन का LHS, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड. सो इट शुड बी इक्वल टू RHS. अब RHS मतलब क्या, ये जो बचा हुआ क्वांटिटी यहाँ पर दिख रहा है आपको √2gh, तो ये भी इतना ही आना चाहिए, इतना L⁻⁻1. अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो ही हम क्या कह सकते हैं कि दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशन. तो सॉल्व कर कर देखते हैं कि ये आता है क्या. ठीक है, तो सबसे पहले इसको हमें डिराइव करना पड़ेगा. एक एक इक्वेशन का जो इसमें क्वांटिटी दिया हुआ है, उसका आपको डायमेंशन निकालना पड़ेगा. तो डायमेंशन ऑफ LHS अभी दिखा हमने, क्या आया वो L⁻⁻1. अभी डायमेंशन ऑफ RHS भी देख लेते हैं, क्या दिया हुआ है, √2gh. अब देखो 2 का तो कुछ यूनिट होगा नहीं. ओके, वो कोएफिशिएंट है. उसके बाद में है ये जो g होता है, g मतलब क्या होगा आपका एक्सेलरेशन है एक तरीके से. तो एक्सेलरेशन का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर. तो उसको हम कैसे लिख सकते हैं, मीटर को हम लिख लेंगे L. ओके, और सेकंड स्क्वायर को लिख लेंगे हम T⁻².
तो और बचा क्या है फिर से ये h, तो h किस में होता है हमारा, फिर से मीटर में होता है, तो उसको भी हम किस में लिख सकते हैं, l में लिख सकते हैं। तो ये अंडर रूट क्या बन जाएगा, l रेस टू 2 डिवाइडेड बाय t रेस टू 2, और इसको अगर स्क्वायर रूट के बाहर निकाल लेंगे हम तो क्या बनेगा, ये l अपॉन टी। ओके, तो फिर से क्या बन के आ गया इक्वेशन, l रेस टू टी को अगर हम ऊपर भेजते हैं तो l रेस टू टी माइनस 1। सो फ्रॉम दिस इक्वेशन it is proved that this is homogeneous, dimensionally homogeneous equation because v का जो आपका डायमेंशन था वो भी कितना था, l रेस टू टी माइनस 1, और ये जो पूरा क्वांटिटी है अंडर रूट 2gh, तो उसका भी डायमेंशन कितना निकल कर आया, l रेस टू टी माइनस 1। ओके, सो hence RHS is equal to LHS. That's why this is your dimensionally homogeneous equation. This is the best example. अगर आपको एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट डू यू मीन बाय डायमेंशनल होमोजेनिटी, तो आपको ये थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन लिखना है और उसके बाद में ये न्यूमेरिकल या फिर ये एग्जांपल वहां पर पुट कर देना है। ओके, अब इसके आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला जो पॉइंट है आपका, मेथड्स ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। अब ये डायमेंशनल एनालिसिस करना है हमें, तो उसके कौन कौन सी मेथड्स है आपके पास, तो दो तरीके से मेथड होती है। एक होता है आपका रेलिक्स मेथड और दूसरा होता है बकिंघम पाई थ्योरम। तो ये जो रेलिक्स मेथड है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, उस वजह से हम इसको यहाँ पर नहीं देखने वाले, बट थोड़ा सा आपको ओवरव्यू दे देता हूँ कि ये क्यों नहीं है सिलेबस में। ये सिर्फ आपके पास अगर कुछ क्वांटिटीज गिवन है, ठीक है, जो भी सारी इक्वेशन, कोई भी इक्वेशन अगर होगा तो उसमें बहुत सारी क्वांटिटीज गिवन होती है, तो अगर वो 3 के ऊपर जाती है किसी भी इक्वेशन में क्वांटिटी, तो ये जो रेलिक्स मेथड है वहां पर वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है उसको सॉल्व करना, या फिर वो थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा इम्प्रैक्टिकल हो जाएगा। उस वजह से बकिंघम पाई थ्योरम को हम अच्छे तरीके से यहाँ पर देखने वाले हैं, क्योंकि ये सिलेबस में भी दिया हुआ है। ठीक है, तो बकिंघम पाई थ्योरम को सबसे पहले समझ लेते हैं कि उसके ज़रिए हम कैसे किसी भी चीज़ का डायमेंशनल एनालिसिस कर सकते हैं, कोई भी इक्वेशन का। तो सबसे पहले बकिंघम पाई थ्योरम का जो स्टेटमेंट दिया हुआ है उसको हम एक बार पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। द रेलिक्स मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, थोड़ा सा इसके बारे में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, ये भी एक बार पढ़ लेते हैं। रेलिक्स मेथड ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस बिकम्स मोर लेबोरियस इफ वेरिएबल्स आर मोर देन नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस। अभी बताया मैंने, फंडामेंटल डायमेंशंस कितने तरीके से है, 3, एम एल टी। एम मतलब क्या हो जाएगा, मास, ठीक है, एल मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ, और टी मतलब क्या हो जाएगा, टाइम। ठीक है, तो ये फंडामेंटल जो डायमेंशंस है, अगर उसके ऊपर जो इक्वेशन दिया हुआ है उसके जो भी क्वांटिटीज है वो जाती है, तो रेलिक्स मेथड इट बिकम्स लेबोरियस और हार्ड टास्क टू सॉल्व दिस न्यूमेरिकल बाय दिस रेलिक्स मेथड। तो उस वजह से हम फिर बकिंघम पाई थ्योरम का यूज करते हैं, उसी को ओवरकम करने के लिए बकिंघम पाई थ्योरम दिया हुआ है। तो क्या स्टेटमेंट क्या है उसका, सो बकिंघम पाई थ्योरम स्टेट्स दैट इफ देयर आर n वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब ये इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स क्या है वो हमें आगे न्यूमेरिकल में समझ में आ जाएगा, आपको मैं आगे बताता हूँ। तो इन अ फिजिकल फिनोमिना एंड इफ दिस वेरिएबल कंटेन m फंडामेंटल डायमेंशंस। अब फंडामेंटल डायमेंशंस फिर से कितने हमारे पास, यहाँ पर हमेशा 3 ही रहेंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स वी हैव ओनली 3 फंडामेंटल डायमेंशंस। इन सम प्रॉब्लम्स वी हैव टेम्परेचर और हीट, सो दैट इज 4th फंडामेंटल डायमेंशन। बट हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स के न्यूमेरिकल में ज्यादातर हमें 3 ही डायमेंशन देखने मिलते हैं। तो क्या बोलता है बकिंघम पाई थ्योरम, इफ देयर आर n वेरिएबल्स इंडिपेंडेंट एंड dependent variables in physical phenomenon and if this variable contain m fundamental dimensions, that is mlt, then the variables are arranged into n minus m dimensionless terms. Each term is called as pi term. ठीक है, each term is called as pi term. अभी आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा, अभी थोड़ी देर में आपको ये सारी की सारी चीजें समझ में आ जाएगी। देखो आगे देखते हैं। देखो, किसी भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने का बकिंघम पाई थ्योरम का कुछ तरीका है।
तो वो किस तरीके से मेथड है, उसका कुछ प्रोसीजर है, वो किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। तो सबसे पहले हम वो समझेंगे और फिर बाद में हम इस मेथड ऑफ सिलेक्टिंग वेरिएबल्स पर आ जाएंगे। ठीक है, मेथड ऑफ सिलेक्टिंग रिपीटिंग वेरिएबल्स क्या होता है अभी आपको अगर बताऊंगा तो ये समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले हम सीधा एक न्यूमेरिकल से आपको मैं समझाता हूँ, बकिंघम पाई थ्योरम का प्रॉब्लम अगर आया तो किस तरीके से उसको सॉल्व करना है। तो देखो एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है यहाँ पर, इसी को सॉल्व करते हुए आपको स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ मैं कि बकिंघम पाई थ्योरम से किस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व किया जाता है या फिर डायमेंशनल एनालिसिस किया जाता है। देखिए क्या दिया हुआ है, द रेजिस्टिंग फोर्स आर, ओके, रेजिस्टिंग फोर्स आर of supersonic plane during flight can be considered as dependent upon the length of aircraft, that is L, velocity, that is V, air viscosity mu, air density rho, and bulk modulus of air, that is K. Express the functional relationship between these variables and resisting force। जो आपके पास ये resisting force दिया हुआ है R, तो उसके बीच में आपको रिलेशन ढूंढना है। ये सारी जो क्वांटिटीज गिवन है एल, वी, म्यू, रो, के, ये सारी चीजों के बीच में क्या कुछ रिलेशन है वो ही हमें इस प्रॉब्लम के अंदर फाइंड करना है। तो बकिंघम पाई थ्योरम से इसको किस तरीके से सॉल्व किया जाता है उसको हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो अभी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे हम। सबसे फर्स्ट वाला स्टेप क्या होगा, सो द रेजिस्टिंग फोर्स आर डिपेंड्स अपॉन, अब देखो इस प्रॉब्लम के अंदर ही दिया हुआ है जो आर फोर्स है, रेजिस्टिंग फोर्स सुपरसोनिक प्लेन का, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, इस प्रॉब्लम में दिया हुआ है डिपेंडेंट अपॉन लेंथ, देन वेलोसिटी, विस्कोसिटी, देन डेंसिटी एंड बल्क मॉडुलस। तो सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लिख लेंगे कि कौन सा वेरिएबल किसके ऊपर डिपेंडेंट। ठीक है, अभी पीछे मैंने बोला ना आपको डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स कौन से होंगे, तो इस प्रॉब्लम के अंदर आपको समझ में आ चुका होगा कि R इज द डिपेंडेंट वेरिएबल्स एंड रेस्ट ऑल आर दिस क्वांटिटीज आर इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स। ओके, तो R डिपेंड्स अपॉन L, V, mu, rho, K and hence R is the function of L, V, mu, rho and K। तो मैथमेटिकली हम इसको क्या इस तरीके से लिख सकते हैं, R is equal to, it is the function of L, V, mu, rho and K। ठीक है, या फिर इसको और अलग तरीके से भी लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे, F1 इन ब्रैकेट R, L, V, mu, rho, K इज इक्वल टू 0। दोनों तरीके से सही है। तो ये फर्स्ट वाला इक्वेशन, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे और ये आपका बन जाएगा इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अभी दो इसमें कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पर इक्वेशन के नाम डाल के रख देने हैं आपको। उसके बाद में अब देखो टोटल कितने क्वांटिटीज गिवन है इस इक्वेशन में, वो भी एक बार आप देख लो कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। सो टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स n इज इक्वल टू, n का क्वांटिटी कितना दिया हुआ है, 6 नंबर ऑफ वेरिएबल्स आर गिवन। अभी नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस, अब ये नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस ये मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने आपको अभी बताया कितना होता है, इसका वैल्यू 3। कौन से हो गए, m, l, t, तीन ही वेरिएबल्स होते हैं हमारे पास। बहुत सारे न्यूमेरिकल कोई भी उठाकर देख लो फ्लूइड मैकेनिक्स का, तीन ही क्वांटिटीज होती है उसके अंदर, वो होती है फंडामेंटल डायमेंशंस m, l एंड t। बट फिर भी हमें एक बार कंफर्म कर लेना है बाय राइटिंग ऑल दिस डायमेंशंस ऑफ ईच क्वांटिटी। ठीक है, अब देखो R क्या है, आपका रेजिस्टिंग फोर्स है। तो फोर्स का अगर आप न्यूटन सेकंड लॉ से देखने जाओगे, फोर्स का इक्वेशन क्या बनता है, m इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। सो kg मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो kg का क्या बन जाएगा यूनिट आपका, kg मतलब क्या, m। ओके, यहाँ पर मीटर का क्या बन जाएगा, l, और ये जो सेकंड स्क्वायर है, ठीक है, डिनोमिनेटर में ऊपर आने के बाद t⁻² हो जाएगा। तो ये किसका, फोर्स का पूरा डायमेंशन आपके पास आ गया, m, l, t⁻²। सो उसी हिसाब से यहाँ पर दिया हुआ है, देखो m, l, t⁻²। उसके बाद में वेलोसिटी का यूनिट कैसे बन जाएगा, मीटर पर सेकंड है। तो मीटर पर सेकंड को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, l, t⁻1। ठीक है, मीटर पर सेकंड अगर दिया हुआ है वेलोसिटी का यूनिट, तो उसको हम फंडामेंटल डायमेंशंस में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, L/T। तो ये क्या बन जाएगा, L t⁻1। तो वही यहाँ पर दिया हुआ है। उस तरीके से सेम आप सॉल्व करिए एक बार
म्यू का भी यूनिट यहाँ पर देकर रखा है m l⁻⁻1 t⁻⁻1। अब ये देकर रखा है मतलब ये आपको एग्जाम में नहीं देंगे, ये आपको याद करना है, ठीक है। अब उसके बाद में डेंसिटी का भी यूनिट m l⁻³ अभी बताया था मैंने शुरुआत में। और यहाँ पर लास्ट में ये किसका यूनिट है, आपका बल्क मॉड्यूलस, दैट इज m l⁻⁻1 t⁻²। बल्क मॉड्यूलस क्या होता है, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ओके, चेंज इन प्रेशर अपॉन वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का फॉर्मूला क्या होता है, चेंज इन वॉल्यूम अपॉन ओरिजिनल वॉल्यूम। तो ये पूरा सॉल्व करने के बाद आपके पास क्या बनकर आ जाएगा, उसका यूनिट m l⁻⁻1 t⁻²। ओके, सो दस एज फंडामेंटल डायमेंशंस इन प्रॉब्लम आर m l t। अब देखो हर किसी क्वांटिटी में आपको तीन ही यहाँ पर ये डायमेंशंस दिखाई पड़ रहे होंगे। यहाँ पर भी कितने हैं, m l t, उसके बाद में उसी ग्रुप से है l t m l t, उसके बाद में यहाँ पर m और l है सिर्फ, उसके बाद में यहाँ पर m l t⁻²। ऐसे इस तरीके से तो हर किसी वेरिएबल का अगर आप फंडामेंटल डायमेंशंस देखोगे तो ये तीन ही डायमेंशंस के लगभग वो आसपास है। तो इसीलिए जो m का वैल्यू है, ठीक है, m मतलब क्या, नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस कितने हैं यहाँ पर हर किसी वेरिएबल का अगर आप देखोगे तो क्या क्वांटिटी निकल के आ रहा है, ये तीन के बार कोई जा रहा है कि वैल्यू नहीं, तो m इज इक्वल टू हम तीन यहाँ पर ले सकते हैं, ठीक है। अब देखो ये होने के बाद नेक्स्ट क्या बोलता है बकिंघम पाई थ्योरम, कि जितने आपके पास n है और m है तो उसका अगर आप सब्सट्रैक्शन करोगे तो आपके पास पाई टर्म्स निकल के आ जाएंगे। अभी हमें बनाना है पाई टर्म्स। बकिंघम पाई थ्योरम में हमें अलग अलग ग्रुप्स बनाने पड़ते हैं, तो उसको हम ग्रुप्स को किस में डिवाइड करते हैं, पाई टर्म्स में। तो नंबर ऑफ डायमेंशनलेस पाई टर्म्स इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला है n-m। नंबर ऑफ डायमेंशनलेस पाई टर्म का फॉर्मूला क्या है बकिंघम पाई थ्योरम के हिसाब से, n-m। तो n का वैल्यू कितना है हमारे पास, 6। टोटल नंबर ऑफ वेरिएबल्स इज इक्वल टू 6 एंड m इज इक्वल टू फंडामेंटल डायमेंशंस इक्वल टू 3। तो ये कितना आ जाएगा, 3। तो हमारे पास टोटल पाई टर्म्स कितने बनकर आ जाएंगे, पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3। तो तीन पाई टर्म्स यहाँ पर हमारे पास मिल रहे हैं। ओके, सो दिस इक्वेशन बकिंघम पाई थ्योरम के हिसाब से हम कैसे लिख सकते हैं इस इक्वेशन को, f1 ओके इज इक्वल टू पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3 इज इक्वल टू 0। अब ये इक्वेशन आपके बकिंघम पाई थ्योरम में आप अगर आर.के. बंसल के बुक में देखोगे तो इसी तरीके से आपको एक इक्वेशन देकर रखा है, वहां पर आप देख सकते हो, बट ज्यादा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं, हमेशा ये इस तरीके से हमें फॉर्म करना पड़ता है, ठीक है। अब देखो ये पाई टर्म्स फॉर्म करने के बाद नेक्स्ट स्टेप जो आएगा आपका वो हो जाएगा आपका, एक सेकंड ये रब कर लेता हूं मैं एक बार। नाउ सेकंड स्टेप इज ईच पाई टर्म इज इक्वल टू m+1 वेरिएबल। अब जितने भी पाई टर्म्स बनाए हमने, अभी क्या लिखा हमने, तीन तरीके से पाई टर्म बनाए थे, पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3 इज इक्वल टू 0। अब फिर से अब ये पाई 1 के टर्म में भी कुछ ना कुछ वेरिएबल्स आने वाले हैं, तो इसका कुछ इक्वेशन बनाना पड़ेगा एक, आपको सिर्फ इतना लिख के नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये पाई 1 का इक्वेशन बनाने के लिए फिर से हमें और एक चीज बता के रखी है बकिंघम पाई थ्योरम में, वो क्या बताता है कि अगर आपको पाई टर्म बनाना है तो उसके अंदर क्या बन जाएगा, ईच पाई टर्म विल कंटेन m+1 वेरिएबल। ओके, नाउ वेयर m is equal to 3 and also called repeating variable, out of this 6 variable r, l, v, mu, rho and k, 3 variables are to be selected as repeating variables. Okay, r is dependent variable and should not be selected as repeating variable. अब देखो ऊपर मैंने एक टॉपिक छोड़ दिया था कि रिपीटिंग वेरिएबल, तो मैंने आपको बोला कि ये हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल जब समझाएंगे तब आपको मैं बताता हूँ आगे। तो सबसे पहले अभी वो रिपीटिंग वेरिएबल का जो मेथड्स ऊपर हम छोड़कर रखा है तो उसको डिस्कस कर लेते हैं, तो आपको समझ में आएगा रिपीटिंग वेरिएबल्स अभी कैसे चूज करने चाहिए। देखो यहाँ पर क्या लिखा है, हाउ टू चूज रिपीटिंग वेरिएबल। ओके, दिस इज द मेथड ऑफ सिलेक्टिंग द रिपीटिंग वेरिएबल्स। नाउ सबसे पहले एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग, क्या है, द नंबर ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल्स आर इक्वल टू नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस ऑफ प्रॉब्लम
number of repeating variables are equal to number of fundamental dimensions of a problem। ठीक है, जितने रिपीटिंग वेरिएबल्स होंगे वो कितने कितने होंगे, जितने आपके पास फंडामेंटल डायमेंशंस दिए हुए। मतलब फंडामेंटल डायमेंशंस अगर 3 है, कौन से एम एल टी, तो आपके रिपीटिंग वेरिएबल्स भी कितने होंगे, 3 ही होंगे। ठीक है, द चॉइस ऑफ रिपीटिंग वेरिएबल इज गवर्न बाय फॉलोइंग कंसिडरेशन। अब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे फर्स्ट क्या होगा, एज फार एज पॉसिबल द डिपेंडेंट वेरिएबल शुड नॉट बी सिलेक्टेड एज रिपीटिंग वेरिएबल। अब नीचे दिया हुआ जो प्रॉब्लम है उसके अंदर आर, दैट इज रेजिस्टिंग फोर्सेस डिपेंडेंट अपॉन वेरियस क्वांटिटीज, दैट इज एल वी रो के एंड म्यू। नीचे दिया हुआ है ना प्रॉब्लम में कि आर रेजिस्टिंग फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन एल वी रो के म्यू। तो हम इस आर को रिपीटिंग वेरिएबल चूज कर सकते हैं क्या, नहीं। सबसे पहले स्टेप में तो इसको हम यहाँ से निग्लेक्ट कर लेंगे। सेकंड देखो, द रिपीटिंग वेरिएबल शुड बी चूजन इन सच वे दैट वन वेरिएबल कंटेन्स, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है कि वन वेरिएबल, अगर 3 वेरिएबल रिपीटिंग वेरिएबल चूज कर रहे हो तो उसमें से एक जो वेरिएबल होगा उसके पास ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी होनी चाहिए। उसके बाद में सेकंड जो वेरिएबल होगा अदर कंटेन्स फ्लो प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकंड जो वेरिएबल होगा उसके पास कौन सा प्रॉपर्टी चाहिए, फ्लो प्रॉपर्टी। और जो थर्ड वेरिएबल होगा उसके पास कौन सा प्रॉपर्टी चाहिए, फ्लूइड प्रॉपर्टी। तो इस तरीके से आपको 3 रिपीटिंग वेरिएबल चूज करने हैं। अब ये सारी चीजें फ्लो प्रॉपर्टी या फिर फ्लूइड प्रॉपर्टी ये क्या होगी, तो देखो ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो एरिया होता है या फिर लेंथ होती है या फिर डायमीटर होता है, हाइट होती है, वो होगी आपकी ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज। तो उसमें देख यहाँ पर एग्जांपल्स देके रखे, वेरिएबल्स विथ ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज आर लेंथ या फिर डी उसका, या फिर हाइट एच। ओके, इस तरीके से आप इसमें से कुछ भी चूज कर सकते हो एज अ रिपीटिंग वेरिएबल। अब ये तो एक हो गया आपका, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टीज। सेकंड कौन सा होगा आपका, जिसके पास कुछ फ्लो प्रॉपर्टी होगी। फ्लो प्रॉपर्टी मतलब क्या, कि वो फ्लूइड को फ्लो करके लेके जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। ऐसे कौन सी प्रॉपर्टी हो सकती है, ऐसी हो सकती है आपकी वेलोसिटी या फिर एक्सेलरेशन। तो ये सेकंड प्रॉपर्टी यहाँ से आपने चूज कर लिया, सेकंड रिपीटिंग वेरिएबल। उसके बाद में होगा आपका थर्ड वाला वेरिएबल विच शुड हैव फ्लूइड प्रॉपर्टी। ओके, फ्लूइड प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हो सकती है, फ्लूइड प्रॉपर्टी मतलब क्या, वो एक तो विस्कोसिटी हो सकती है, या फिर उसका डेंसिटी हो सकती है, या फिर रोटेशनल वेलोसिटी भी हो सकती है। ठीक है, रोटेशनल वेलोसिटी भी हो सकती है, दैट इज योर गैमा। ओके, इस तरीके से रिपीटिंग वेरिएबल्स को आपको चूज करना है। 3 रिपीटिंग वेरिएबल्स अलग अलग प्रॉपर्टीज के चूज किया हमने। उसके बाद में और कुछ उसके अंदर रेस्ट्रिक्शंस देकर रखे हैं, वो भी देख लेते हैं कि द रिपीटिंग वेरिएबल्स सिलेक्टेड शुड नॉट फॉर्म अ डायमेंशनलेस ग्रुप। अब डायमेंशनलेस ग्रुप मतलब क्या, कि जो अगर कुछ रिपीटिंग वेरिएबल्स आपने चूज कर लिए, सपोज आपका वेलोसिटी यहाँ से चूज कर लिया, ऊपर से लेंथ, और ये एक तरह आपने चूज किया म्यू। तो अगर तीनों का ग्रुप बना दिया तो ये डायमेंशनलेस नंबर नहीं बनना चाहिए। तीनों का अगर आपने ग्रुप बनाने के बाद अगर डायमेंशन एनालिसिस किया तो ये 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, या फिर डायमेंशनलेस क्वांटिटी नहीं बनना चाहिए। आपको ये आगे भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, सिर्फ ये ध्यान रखिए कि डायमेंशनलेस ग्रुप हमें फॉर्म नहीं करना है। नेक्स्ट क्या होगा, द रिपीटिंग वेरिएबल्स टुगेदर मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस। सेम नंबर ऑफ फंडामेंटल डायमेंशंस मतलब क्या, जो एम एल टी जो होते हैं उसी में से कुछ ना कुछ उसके पास डायमेंशंस होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि 2 प्रॉपर्टीज, सपोज रो और वी ले लिया आपने और तीसरा टेम्परेचर ले लिया, तो उसके अंदर ये दोनों के अंदर टेम्परेचर है क्या, नहीं है। ठीक है, तो ये आपका डायमेंशनलेस ग्रुप, या फिर पाई टर्म में आपको रिपीटिंग वेरिएबल्स आप ये चूज नहीं कर सकते तीनों को। ठीक है, जो भी 3 आप चूज करने वाले हैं उनके पास एमएलटी में से ही कुछ ना कुछ डायमेंशंस होने चाहिए। उसके बाद में नेक्स्ट क्या है, नो 2 रिपीटिंग वेरिएबल्स शुड हैव द सेम डायमेंशंस। जो रिपीटिंग वेरिएबल्स होंगे, जो अगर सपोज आपने एल एक डायमेंशन चूज किया, उसके बाद में एल रिपीटिंग वेरिएबल चूज किया, उसके बाद में आपने एच चूज कर लिया, तो ये ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि ये दोनों भी क्या है, आपका ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी से ही आता है। और दोनों का अगर आप डायमेंशन देखने जाओगे तो एल का भी डायमेंशन क्या आ जाएगा, एल, और एच का भी क्या आ जाएगा, एल। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपको ग्रुप नहीं बनाना है। तो आपके पास यहाँ पर रेडी टू इट जो कुछ प्रॉपर्टीज है उस हिसाब से ग्रुप भी देकर रखे हैं। इसको भी आपने अगर सिर्फ याद कर लिया तो बहुत आपके लिए आसान हो जाएगा। कौन कौन से ग्रुप बना सकते हो आप लोग, फर्स्ट डी मतलब
उसका डायमीटर या फिर डेप्थ जो भी होगा वो, उसके बाद में म्यू दैट इज आपका विस्कोसिटी, देन डेंसिटी, या फिर आप लेंथ न्यू या फिर रो, ऐसे इस तरीके से ये चारों इसमें से आप कोई भी ग्रुप चूज कर सकते हो. मोस्ट ऑफ द फ्लूइड मैकेनिक्स प्रॉब्लम्स विल हैव दिस प्रॉपर्टीज, सो यू कैन इजीली pick these properties as repeating variables. Okay, I hope you are understanding this. Now repeating variables are आपने चूज कर लिए, ठीक है. तो अभी देखो ऊपर कैसे रिपीटिंग वेरिएबल चूज करना ये आपने देखा. तो अब इस प्रॉब्लम के हिसाब से रिपीटिंग वेरिएबल्स कौन कौन से चूज करेंगे आप. तो देखिए सबसे पहले आर को आप निग्लेक्ट करने वाले हो. क्यों? बिकॉज दिस इज द डिपेंडेंट वेरिएबल ऑन अदर 5 variables, okay, or other 5 quantities. That's why r will not be preferable for this repeating variable. Then out of remaining 5 we have to choose the repeating variable. Okay, so one should have geometric property, second will have the flow property, and last one is with your fluid properties. So ऐसे कौन से आपके पास dimensions दिख रहे हैं या फिर repeating variables है, तो दिस रिक्वायरमेंट्स आर फुलफिल्ड बाय. अब देखो एक तो यहाँ पर एल है, उसके बाद में वेलोसिटी भी है. वेलोसिटी कौन सा प्रॉपर्टी होगा आपका? फ्लो प्रॉपर्टी. और जो डेंसिटी होगा वो कौन सा होगा आपका? फ्लूइड प्रॉपर्टी. और एल जो होगा आपका ज्योमेट्रिक प्रॉपर्टी. तो ये एल, वी और रो, इसको हम क्या कर लेते हैं यहाँ पर रिपीटिंग वेरिएबल कंसिडर कर लेते हैं. ओके, तो उसके बाद में आपको क्या बोला गया है, एक इक्वेशन आप यहाँ से बना सकते हो. अब देखो टोटल पाई टर्म्स कितने थे हमारे पास? 3 थी, पाई 1, पाई 2 एंड पाई 3. तो अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज, सॉरी अकॉर्डिंग टू दिस बकिंघम पाई थ्योरम, हमारे पास उसका कुछ इक्वेशन होना चाहिए. पाई 1 का अभी देखा था हमने, कितना आएगा वो? m+1. अब ये m क्या हो जाएगा आपके जो रिपीटिंग वेरिएबल्स चूज किए आपने, कौन से एल, वी एंड रो. तो ये तो 3 तो आएंगे, बट जो और बचा हुआ क्वांटिटी होगा, ठीक है, तो उसको भी आपको साथ साथ में लेना पड़ेगा. तो टोटल कितने हमारे पास वेरिएबल्स? 6 है. तो हर किसी इक्वेशन में पाई 1 में अगर आपने आर को साथ में ले लिया, तो पाई 2 में नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो बचेगा उसको लेंगे, और पाई 3 में जो लास्ट वाला होगा उसको एक बार हम इसके साथ में ले लेंगे. ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास एक इक्वेशन बनकर आता है. तो वो भी देख लेते हैं. देखो पाई 1 इज इक्वल टू एल रेस टू a1, v रेस टू b1, रो रेस टू c1 और r. ये आपका एक इक्वेशन बन गया. पाई 2 इज इक्वल टू एल रेस टू a2, v रेस टू b2, रो रेस टू c2 एंड म्यू. उसके बाद में थर्ड वाला आएगा आपका पाई 3, एल रेस टू a3, v रेस टू b3 एंड रो रेस टू c3 एंड दिस k. तो ये सारे के सारे आपके पास वेरिएबल्स यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं. साथ साथ में आपके पाई 1, पाई 2 और पाई 3 ऐसे 3 तरीके से टर्म्स बन चुके हैं. ये इक्वेशन पूरा, इसको हम एक ही इक्वेशन कुछ भी बोल सकते हैं. सपोज यहाँ पर इक्वेशन नंबर 4 देकर रखा है. ठीक है, अब ये स्टेप नंबर 3 होगा. यहाँ तक हमने क्या कर लिया, जो ग्रुप था हमारा डायमेंशन लेस नंबर का, ये क्या है आपका पाई 1 क्या होता है? डायमेंशन लेस ग्रुप होता है एक तरीके से. तो ये आपने बना लिया है यहाँ तक. ठीक है, पाई 1, पाई 2, पाई 3. और उसके बाद में नेक्स्ट जो आपका स्टेप होगा उसको देख लेते हैं. स्टेप नंबर 4. नाउ ईच पाई टर्म इज सॉल्व्ड बाय प्रिंसिपल ऑफ डायमेंशनल होमोजेनिटी. अब डायमेंशनल होमोजेनिटी क्या होगा? जो आपका डायमेंशंस होगी, सो RHS मीन्स राइट हैंड साइड इक्वल टू LHS लेफ्ट हैंड साइड. जो डायमेंशन RHS राइट हैंड साइड पर होगा, वही डायमेंशन अगर LHS पे आता है लेफ्ट हैंड साइड पर, तो आप क्या बोल सकते हो? इट इज डायमेंशनली होमोजेनियस इक्वेशन. ऊपर देखा हमने v इज इक्वल टू अंडर रूट PGH का फॉर्मूला, सो दैट इक्वेशन वाज डायमेंशनली होमोजेनियस. सो likewise we have to solve this equation. So considering this equation as dimensionally homogeneous equation, okay, by using our Buckingham pi theorem, so we can write this equation as pi 1 is equal to, यहाँ पर देखो क्या लिख कर रखा है. अभी pi 1 क्या होगा? ये जो भी सारे pi 1, pi 2, pi 3 जो भी क्वांटिटीज है तीनों, तो ये डायमेंशन लेस है. डायमेंशन लेस का मतलब क्या होगा? m रेस टू 0, l रेस टू 0, t रेस टू 0. ये pi 1 के पास कुछ डायमेंशन है ही नहीं, तो उसके वजह से हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर m रेस टू 0, l रेस टू 0,
t/0 कंसिडर कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद में उसके साथ में हमने क्या लिखा है ऊपर एक बार देख लो, देखो π1 इज इक्वल टू L/A1 V/B1 ρ/C1 एंड R। तो वो ही सारे इक्वेशन फिर से यहाँ पे हमें लिखने हैं, ठीक है। देखो π1 इज इक्वल टू, ये लिख लिया होमोजीनियस, सॉरी π1 इज इक्वल टू डायमेंशनलेस नंबर है, उस वजह से m/0 L/0 t/0। सो इज इक्वल टू, अभी देखो L का क्या आ जाएगा, फंडामेंटल डायमेंशन L ही आएगा। तो L के ऊपर क्या लिख कर रखा है हमने, रेस टू पावर A1। उसके बाद में ये वेलोसिटी है, वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है, मीटर पर सेकंड। तो उसका क्या आ जाएगा, L t/-1, और फिर से रेस टू क्या लिखा है, B1। उसके बाद में क्या आ जाएगा, रो का यूनिट क्या होता है, kg पर मीटर क्यूब। सो m L/-3 और ब्रैकेट रेस टू अगेन C1। लास्ट में क्या है, ये रेजिस्टिंग फोर्स, उसका यूनिट क्या होता है, m L t/-2। अब ये पूरा का पूरा आपने एक बार लिख लिया। तो जैसे हमने डायमेंशनल होमोजीनियस इक्वेशन ऊपर सॉल्व किया था, वैसे उसी तरीके से हमें ये भी सॉल्व करना है। बट अब ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं होगा, हमें एक बार ये A1 B1 और C1 की भी कुछ क्वांटिटी या फिर उसका नंबर चाहिए होगा, ठीक है। वो अननोन है अभी फैक्टर, तो उस वजह से सबसे पहले उसको सॉल्व कर लेना है। अभी देखो इक्वेटिंग पावर्स ऑफ MLT ऑन बोथ साइड्स वी गेट, ओके। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, वन बाय वन एक एक जो m है तो उसको सबसे पहले कंसिडर करते हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, m/0 इज इक्वल टू, अब राइट हैंड साइड में यहाँ पर m है क्या, नहीं है, यहाँ पर इस सेकंड क्वांटिटी में भी नहीं है, थर्ड क्वांटिटी में है क्या, है। तो ये क्या आ जाएगा आपका m, सॉरी अभी m नहीं लिखना है, सीधा सीधा उसके जो भी रेस्ट टू पावर होगी वो सीधा आप यहाँ पर लिख सकते हो, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, m का सॉल्व कर रहे हैं। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड में कितना है उसका पावर 0, ठीक है, यहाँ पर 0 लिख कर रखा है। उसके बाद में L/A1, यहाँ पर m क्वांटिटी नहीं है, सेकंड इसमें भी नहीं है, थर्ड वेरिएबल में m का आ रहा है और उसका जो रेस्ट टू द पावर है वो कितना है, C1। और उसके बाद में ये जो है R का यूनिट m L/t/-2। तो m/पावर यहाँ पर कितना है, कुछ भी दिया नहीं, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, 1। तो C1 इज इक्वल टू, सॉरी 0 इज इक्वल टू C1 प्लस 1। तो यहाँ से हम C1 का सीधा सीधा वैल्यू निकाल सकते हैं, दैट इज योर -1। C1 इज इक्वल टू -1। नेक्स्ट पावर ऑफ L, अब जो भी सारे पावर्स हो गए L के उसको एक बार कंसिडर कर लेते हैं। पावर ऑफ L इज इक्वल टू, अब लेफ्ट हैंड साइड में कितना है L का पावर, 0, राइट हैंड साइड में फर्स्ट इसमें है क्या L है, तो वो कितना दिया हुआ है, A1। सेकंड क्वांटिटी में भी है क्या L है, वहां पर भी वो कितना आ जाएगा, B1। कैसे आएगा ये, L t/-1, ये पूरा ब्रैकेट के अंदर आएगा और रेस्ट टू द पावर 1 V1 है, ठीक है। तो L/B1 हो जाएगा और फिर से ये भी क्या आ जाएगा आपका t/-B1 इस तरीके से। बट अभी हम t का कुछ सॉल्व नहीं कर रहे, सिर्फ L के बारे में सोच रहे हैं। तो क्या आ जाएगा वो L/B1, तो B1 पावर यहाँ पर लिख ली हमने। नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ है क्या, वहां पर दिया हुआ है L/-3, तो L/-3 मल्टीप्लाइड बाय दिस C1, ओके, पावर का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा आपका -3C1, ओके, -3C1। और लास्ट इसमें ये फिर से L में पावर कितना है, +1। अब देखो इस इक्वेशन में क्या क्या पता है आपको, C1 का वैल्यू पता है, वो सिर्फ पुट कर दो। अभी A1 भी पता नहीं है और B1 भी पता नहीं, तो इसको हम ऐसे ही छोड़ देंगे। देखो A1 प्लस B1 -3 इंटू C1 का वैल्यू कितना आया था, -+1। तो ये इक्वेशन सिर्फ यहाँ तक ही सॉल्व करके छोड़ दो। A1 प्लस B1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -3 प्लस 3 हो जाएगा और +1 4, A1 प्लस B1 प्लस 4, ठीक है। अभी यहाँ से कुछ फैक्टर नहीं मिल रहा है हमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं अभी पावर ऑफ t। देखो लेफ्ट हैंड साइड में फिर से पावर ऑफ t कितना है, t का पावर लेफ्ट हैंड साइड में 0। उसके बाद में ये राइट हैंड साइड में फर्स्ट वेरिएबल में t है, नहीं है, ठीक है। उसके बाद में
इक्वल टू कर लेंगे, इस b1 के साथ में आ जाएगा -1, तो क्या होगा ये -b1, और उसके बाद में t का पावर कितना दिया हुआ है इस इक्वेशन में नहीं है, यहाँ पर है t⁻², तो t⁻² मतलब क्या आ जाएगा वो -2 उसका पावर। तो b का वैल्यू यहाँ से कितना मिल रहा है हमें, b इज इक्वल टू -2, ठीक है, b इज इक्वल टू -2। अब ये वैल्यू -2 का उठाइए और इस इक्वेशन में पुट कर दो, तो आपके पास a1 का भी वैल्यू आ जाएगा, a1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा वो माइनस, सबसे पहले ऐसे सॉल्व कर लेंगे, 0 इज इक्वल टू a1 माइनस या फिर प्लस -2 प्लस 4, ठीक है। तो a1 इज इक्वल टू इधर चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा +2 और ये +4 हो जाएगा -4, तो a1 का भी क्वांटिटी कितना आ गया -2, ठीक है। तो तीनों जो भी पावर्स थे c1 इज इक्वल टू -1, b1 इज इक्वल टू -2 एंड a1 इज इक्वल टू -2, ये तीनों के तीनों पावर्स अभी हमारे पास मिल चुके हैं। So substituting these values of a1, b1 and c1 in equation number 4, अभी ये इक्वेशन नंबर 4 हमने ऊपर लिख कर रखा है, कौन सा वाला है ये, तो इस इक्वेशन के अंदर अगर ये वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग तो क्या निकल के आएगा रिलेशन देखो, after substituting these values in equation number 4 we will get pi1 is equal to l to the -2। अब ये l to the -2 कहाँ से लिया हमने, पर देखो ये l रेस्ट टू a1, b रेस्ट टू b1 एंड रो रेस्ट टू c1, तो ये a1 के जगह पर हमें क्या पुट करना चाहिए, अभी a1 का वैल्यू -2, अब ये b1 की जगह पर क्या आ जाएगा फिर से -2, और ये c1 की जगह पर यहाँ पर निकाल कर रखा है -1, तो वही हम यहाँ पर पुट करने वाले हैं a1 की जगह पर l रेस्ट टू -2, v रेस्ट टू -2, रो रेस्ट टू -1, और r का कुछ पावर है ही नहीं तो उसको एज इट इज लिख लेंगे। तो यहाँ से हमें एक रिलेशन मिलता है pi1 टर्म का, तो pi1 इज इक्वल टू, अब ये जो -2 ये तो ये क्या चला जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, तो क्या मिल जाएगा आपको r इज इक्वल टू रो l² v²। अब ये जैसे pi1 का सॉल्व किया वैसे अगेन रिपीट करना है pi2 के लिए और pi3 के लिए, तो एक बार उसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वांटिटी फ्रॉम अगेन इक्वेशन नंबर 4, क्या है नेक्स्ट क्वांटिटी, pi2 इज इक्वल टू l रेस्ट टू a2, v रेस्ट टू b2, रो रेस्ट टू c2 एंड म्यू, ठीक है। सिमिलरली फॉर सेकंड पाई टर्म we get pi2 is equal to m रेस्ट टू 0, l रेस्ट टू 0 एंड t रेस्ट टू 0, और यहाँ पर जो भी आपके पास ऊपर जैसे डायमेंशंस लिखे थे सिर्फ उसके अभी क्या बन जाएगा, पावर चेंज हो जाएगा a2, b2 एंड c2, बाकी सारे डायमेंशन वही लिखने हैं, और जो लास्ट वाला क्वांटिटी है अभी इस जगह पर ऊपर जो अब तक था रेसिस्टिंग फोर्स अभी क्या बन गया है वो नेक्स्ट क्वांटिटी आपका म्यू, दैट इज विस्कोसिटी, ठीक है। तो उसका यूनिट वहां पर लिखना पड़ेगा। तो ये इस तरीके से सारे यूनिट्स हमने यहाँ पर लिख कर रख दिए। अब फिर से एम एल टी का जो पावर है उसका हम इक्वेशन कर लेंगे, इक्वेटिंग ऑन दिस पावर्स एट आर एच एस एंड एल एच एस, तो दोनों साइड से इक्वेटिंग इक्वेशन उसको इक्वेट करने के बाद क्या आ जाएगा, m का पावर इक्वेट करने से अब ये सारे तो क्वांटिटीज एम एल टी मतलब क्या, ये pi2 की क्वांटिटीज है, तो pi2 इज इक्वल टू m रेस्ट टू 0, l रेस्ट टू 0, t रेस्ट टू 0, ठीक है। और उसके बाद में जो भी क्वांटिटीज है ये सारे, तो ये आपका बन जाएगा आर एच एस और ये बन जाएगा आपका एल एच एस, तो दोनों को इक्वेट करना है अभी से। तो m का क्वांटिटी, m का पावर जो है वो LHS में कितना है 0, उसके बाद में यहाँ पर m है क्या, नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है, यहाँ पर है, तो इसका कितना आ जाएगा सिर्फ C2, तो C2 यहाँ पर लिख लो। उसके बाद में ये जो म्यू का क्वांटिटी उसमें भी m दिया हुआ है, कितने बार है, सिर्फ एक बार, तो रेस्ट टू द पावर 1 है तो 1, तो अगेन C2 विल बी योर -1। देन पावर ऑफ L इक्वेट करने के बाद क्या आ जाएगा, L रेस्ट टू LHS में कितना है, L का पावर 0, तो यहाँ पर 0 लिख लो।
उसके बाद में RHS में कितना दिया हुआ है, फर्स्ट टर्म में भी है L का वैल्यू, तो A2 एज इट इज लिख लो। सेकंड टर्म में कितना है, L के ऊपर कुछ पावर है क्या, नहीं, बट यहाँ पर ये ब्रैकेट के बाहर B2 दिया हुआ है तो प्लस B2 लिख लो। उसके बाद में नेक्स्ट क्वांटिटी में L का पावर दिया हुआ है क्या, यस दिया हुआ है, -3 है, साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा C2 का, तो क्या आ जाएगा वो -3C2। और लास्ट क्वांटिटी में क्या दिया हुआ है, म्यू के L-1, तो फिर से -1 यहाँ पर भी आ जाएगा। अब देखो सिर्फ C का वैल्यू, C2 का वैल्यू हमारे पास है, A2 B2 अननोन है, उस वजह से ये इक्वेशन को यहीं पर छोड़ देना पड़ेगा और नेक्स्ट आगे थोड़ा सा और सॉल्व करना पड़ेगा पावर ऑफ T का। ठीक है, पावर ऑफ T हम एक बार इक्वेट कर लेते हैं। RHS LHS में कितना है, T का पावर 0। उसके बाद में RHS में कितना दिया हुआ है, फर्स्ट वेरिएबल में T है ही नहीं, सेकंड में -1 है, ठीक है, तो सेकंड में -1 मल्टीप्लाइड बाय दिस B2, तो -B2 आ जाएगा। थर्ड इसमें T है नहीं, उसके बाद में लास्ट इसमें है T⁻⁻1, तो B2 इज इक्वल -B2 -1, तो B2 इज इक्वल टू अगेन -1 उसका वैल्यू आ जाएगा। अब ये B2 और C2 का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करो तो आपके पास A2 का भी वैल्यू नजर आ जाएगा, वो होगा आपका -1। तो फिर से ये A2 B2 C2 जो भी उसकी वैल्यूज है वो आपको π2 के टर्म्स में पुट कर देने हैं। ठीक है, π2 का जो रिलेशन बनेगा आपका, तो वो बन जाएगा आपका π2 इज इक्वल टू L⁻⁻1 V⁻⁻1 ρ⁻⁻1 मल्टीप्लाइड बाय दिस क्यू म्यू। सो म्यू अपॉन, you can write this term as mu upon L V rho. ठीक है, this is your second pi term. Again do this same thing for this pi3 term. pi3 term we will again equate all this value of MLT at LHS and RHS by our homogeneous equation, dimensional homogeneous equation. So equating these powers of MLT on both sides, we will get value of, I am not going to repeat again all this procedure, because by the time you are knowing well this how to solve this problem. Okay, so by equating this power of M on this both sides, so you will get C3, value of C3 is -1, value of L will be from this equation we cannot find this because there are two factors unknown. Okay, so on equating power T we will get value of B3, तो B3 का वैल्यू आ जाएगा आपका -2। फिर से ये ऊपर वाले इक्वेशन में पुट करो, आपके पास जो बचा हुआ वैल्यू है A3 का वो भी आ जाएगा। तो A3 का वैल्यू कितना आ रहा है, इस केस में 0 आ रहा है। ठीक है, यहाँ पर लिखा है, आप एक बार शांति से इस वीडियो को देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, ये π3 का टर्म L⁻² A3 का वैल्यू कितना आया 0, V⁻B3 का वैल्यू कितना आया -2, तो -2 लिख लो यहाँ पर। ओके, देन ρ⁻C3 का वैल्यू कितना आया -1, तो -1 मल्टीप्लाइड बाय दिस K। सो दिस वैल्यू कैन बी रिटन एज, अब L⁻0 है तो किसी भी क्वांटिटी के ऊपर या फिर किसी भी टर्म के ऊपर 0 अगर आता है तो उसको हम सीधा सीधा क्या लिख लेते हैं 1। ठीक है, ये आपका पावर का रूल ही है। L⁻2 अगर 0 होगा तो उसको हम 1 लिख सकते हैं किसी भी क्वांटिटी के ऊपर, चाहे वो V⁻0 आ गया तो उसको भी हम 1 लिख सकते हैं, ρ⁻0 आ गया तो उसको भी हम 1 लिख सकते हैं। उस वजह से L⁻0 आया तो वहां पर 1 लिखा हुआ है, उसको लेने का कोई जरूरत नहीं है। V⁻2 है, मतलब क्या हो जाएगा, वो नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो K/V², और ये क्या है आपका रेसिप्रोकल है इसका रो का, तो ρ⁻1 क्या बन जाएगा K/ρ। तो इस तरीके से आपके पास ये तीसरा भी इक्वेशन निकल कर आ गया, π3 इज इक्वल टू K/V² इंटू रो। अभी ये तीनों इक्वेशंस अपने तीनों डायमेंशनलेस नंबर दैट इज π1 π2 एंड π3 ये सॉल्व कर लिए। तो सिर्फ अभी इक्वेशन हमें देखना है इसका, क्यों, क्योंकि आपको इक्वेशन में क्या, इस न्यूमेरिकल में क्या बोला था, फाइंड द रिलेशन बिटवीन दिस आर रेजिस्टिंग फोर्स एंड दिस ऑल रिमेनिंग क्वांटिटीज दैट इज ρ L V K। ओके, तो उसका इक्वेशन कैसे या फिर उसका रिलेशन कैसे निकल के आएगा वो देखो फिर अभी। तो जो भी इक्वेशन ऊपर हमने लिखा था, कौन सा, F1 इज इक्वल टू F1 इन ब्रैकेट π1 π2 π3 इज इक्वल टू 0, ये ऐसा इक्वेशन हमने ऊपर लिखा है। तो यही सिर्फ इक्वेशन रिपीट करते हुए हमें सिर्फ F1 और ये π1 के जगह पर ये वैल्यू पुट कर दिया।
फाइव टू की जगह पर अभी ऊपर जो निकाला हमने वो ही सिर्फ वैल्यू यहाँ पर पुट करते चलना है आपको, ठीक है। अब ये अगर आपको r जो है वो डिपेंडेंट क्वांटिटी है, मतलब क्या r इज द फंक्शन ऑफ ऑल दिस रिमेनिंग क्वांटिटी l v रो k म्यू, ओके। तो इसको हम r को बाहर भी निकाल सकते हैं। तो जो r का क्वांटिटी है ये वाला इक्वेशन, तो उसको पूरा अगर बाहर निकाल दिया हमने तो क्या बनकर आ जाएगा वो देखो, r अपॉन रो l स्क्वायर v स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू ये फाई है, ये फंक्शन को डिनोट करता है, फाई इज म्यू अपॉन एल वी रो एंड के वी स्क्वायर अपॉन रो। So this is the equation, or this is the relation between this resisting force and remaining variables, okay. So again we want only the relation between this r, so we can further calculate this as